Hello students, let's start part 5th of chapter 3 metals and non-metals. Hello students, in this video we have discussed about the chemical properties of non-metals. The chemical properties of non-metal is due to their electronegative nature, that is tendency to gain electron in their valence shell to achieve the configuration of nearest noble gas elements. कि नॉन मेटल्स के अंदर जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के कारण होती है। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर क्या है, कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के नॉन मेटल जो होता है उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। इस गेन करने की टेंडेंसी के कारण उसका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इसी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के कारण नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज जो होती है वो मेटल से डिफरेंट होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज। और इलेक्ट्रॉन गेन कर वो क्या अचीव करने की कोशिश करता है, नॉन मेटल का जो एलिमेंट है, कोई भी नॉन मेटल है, वो चाहता है कि वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अपना आउटर मोस्ट शेल का ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। जैसे एक नॉन मेटल का एक एग्जांपल ले लिया एक्स, ये एक नॉन मेटल है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 4, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 है। तो 8 करने के लिए क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 8, मतलब इसने नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया है। तो यहां पर देखिए x, और यहां पर क्या हुआ x, और ऊपर उसको किससे रिप्रेजेंट किया, -4 से, मतलब इसके ऊपर क्या कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और वो नेगेटिव चार्ज पोजेस कर रहा है। और कितना नेगेटिव चार्ज पोजेस कर रहा है, -4x -4। अब इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी नॉन मेटल की, फर्स्ट रिएक्शन विद वाटर। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। मेटल्स की तरह नॉन मेटल्स न तो मेटल्स तो वाटर स्टीम दोनों से रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटल्स ना तो वाटर से रिएक्ट करते हैं और ना स्टीम से रिएक्ट करते हैं। जबकि मेटल्स में क्या होता था, वो वाटर स्टीम से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता था वहां पर, लेकिन यहां पर कोई इवोल्यूशन नहीं है हाइड्रोजन गैस का। दिस इज बिकॉज नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन इन वाटर। और ऐसा क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि नॉन मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाते हैं हाइड्रोजन को, वाटर के हाइड्रोजन को। देयरफॉर हाइड्रोजन गैस कैन नॉट बी रिलीज, इसलिए हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। सेकंड, रिएक्शन विद एसिड्स। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, जिसके कारण हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। The reason is that a non-metal is an electron acceptor, और उसका मेन कारण यह है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इट कैन नॉट सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू द H+ आयन ऑफ एसिड। ये एसिड में जो H+ आयंस होते हैं उनको अपना इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं कर पाते हैं, टू रिड्यूस देम टू हाइड्रोजन गैस, जिससे कि हाइड्रोजन गैस निकले। तो जब ये एसिड के हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाते हैं, सप्लाई नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हाइड्रोजन गैस नहीं निकल पाती है। इट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड। हाइड्रोजन गैस एसिड से डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं ये, बट ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड एसिड दीज फॉर्म ऑक्साइड्स और सॉल्ट्स। लेकिन जब ये कंसंट्रेटेड एसिड से रिएक्ट करते हैं तो दे विल फॉर्म ऑक्साइड्स और सॉल्ट्स, तो ये ऑक्साइड और सॉल्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए सल्फर लिया है यहां पर, सल्फर रिएक्ट विथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और वो सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा है, कंसंट्रेटेड या डाइल्यूटेड, ये है कंसंट्रेटेड। तो जब सल्फर ने सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया तो ऑन हीटिंग दे फॉर्म SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो उन्होंने क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और एक और एग्जांपल है, सल्फर रिएक्ट विथ HNO3 कंसंट्रेटेड, HNO3 मींस नाइट्रिक एसिड। जब सल्फर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है सो ऑन हीटिंग इट फॉर्म H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसका जो वेपर होगा ये किस फॉर्म, कैसे कलर का होगा, रेडिश ब्राउन कलर का वेपर होगा, प्लस साथ में क्या बनेगा, अलॉन्ग विथ वाटर फॉर्म होगा। नेक्स्ट 2P फॉस्फोरस रिएक्ट विथ H2SO4। देखिए फॉस्फोरस यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, वो भी कंसंट्रेटेड वाला है। सो ऑन हीटिंग इट फॉर्म्स फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए H3PO4, ठीक है, प्लस 5SO2, तो फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म हुआ, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 फॉर्म हुआ, एंड अलॉन्ग विथ वाटर। और ऐसे सिमिलर जब फॉस्फोरस, व्हेनेवर फॉस्फोरस रिएक्ट विथ HNO3, जब फॉस्फोरस नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है सो ऑन हीटिंग इट फॉर्म अगेन फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 प्लस 5NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर। सो दीज आर सम एग्जांपल by which we can understand the reaction of non-metals with acids.
नाउ लास्ट थर्ड रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉन मेटल ऑल्सो शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लाइक मेटल्स। मेटल्स की तरह नॉन मेटल्स भी क्या शो करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। फॉर एग्जांपल Cl2, ये हो गया आपका क्लोरीन, नॉन मेटल का एग्जांपल। रिएक्ट विद सोडियम ब्रोमाइड 2NaBr, सो क्या करेगा, ये डिस्प्लेस कर देगा नॉन मेटल। किसको डिस्प्लेस करेगा, क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा। तो क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस किया और Na के साथ आके चिपक गया, जुड़ गया वहां पर। सो इट फॉर्म्स 2NaCl प्लस reaction between metals and non-metals, and this is the last topic of this chapter। ये last topic इस chapter का, जिसमें हम metals और non-metals के बीच में reactions पढ़ेंगे। Each element want to have a complete field valence shell, that is it want to have either 2 or 8 electron in its outermost shell। देखिए कोई भी एलिमेंट वो चाहता है कि उसके outermost shell फुलफिल्ड हो, या तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो उसके वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल जो उसकी वैलेंस शेल बोलते हैं, ठीक है। मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल हैव अ टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। when metals and non-metals react with each other, then both of them tries to achieve completely fixed outermost shell by transferring of electrons। देखिए मेटल की टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, नॉन मेटल की होगी वो गेन करेंगे। तो जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ये कोशिश करते हैं कि दोनों के आउटरमोस्ट शेल जो है वो फुलफिल हो जाए, उनके वैलेंस शेल फुलफिल हो जाए, मींस उनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम मींस Na विच इज अ मेटल, जो कि एक मेटल है, इज 281। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक का एटॉमिक नंबर 11 मींस सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। एंड इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, इट इज easier for sodium to lose 1 electron from the M shell rather than accepting 7 electrons in it। अब देखिए सोडियम क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। अब आउटर मोस्ट शेल में या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करे, ठीक है, या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन भी वो लूज कर दे। तो भाई मेटल है, तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो अगर ये एक अपने KLM इसकी जो थर्ड शेल है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो उसके बाद 2 शेल रह जाएंगे 2 और 8, और इसकी फिर अब इसकी आउटर मोस्ट शेल क्या बन जाएगी, अब इसकी आउटर मोस्ट शेल बन जाएगी L, ठीक है, और उसमें कितने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, उसमें 8 है, मींस यानी M से एक इलेक्ट्रॉन अगर दे देता है, ये लूज कर देता है, तो आउटर मोस्ट शेल बन जाती है इसकी L, जिसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मींस इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। Thus, it has a tendency to lose 1 electron to have completely filled valence shell. Similarly, if we see the electronic configuration of chlorine, अब हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, मींस इसका में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, KLM में 2, 8 और 7, यानी आउटर मोस्ट शेल की M जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 7। अब we found that it is easier for chlorine to get 1 electron in its M shell rather than losing 7 electrons from it। अब क्लोरीन के लिए क्या इजी है कि एक इलेक्ट्रॉन ले ले, 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से छोड़ने से बढ़िया एक इलेक्ट्रॉन ले ले। और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन है नॉन मेटल, गैस है, ठीक है, तो इसकी नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये किसी से भी अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसका आउटर मोस्ट शेल जो M है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2, 8 और 8। तो बेटर क्लोरीन के लिए क्या है कि वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले। So it has tendency to gain electron to have complete filled orbitals. If sodium and chlorine react with each other, then electron lost by sodium is gained by chlorine and an ionic bond is formed between them। देखिए इलेक्ट्रॉन सोडियम क्या चाह रहा है, जिसका 281 था, कि उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे। क्लोरीन क्या चाह रहा है कि उसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो ये Na और Cl दोनों के लिए बेनिफिट वाली बात है। Na को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और Cl को अपना Na को एक इलेक्ट्रॉन देना है और Cl को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों एक दूसरे के लिए नीडी हैं। तो क्या करेंगे, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे।
ठीक है। जैसे Na281 एक इलेक्ट्रॉन देते ही एक इलेक्ट्रॉन दिया तो चार्ज कितना आ जाएगा +1, तो Na+1। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लग गया 2,8। और ऐसे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो लेते एक्सेप्टर है, लेते चार्ज क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और कितना इलेक्ट्रॉन लिया एक, तो -1, तो Cl हो गया -1। और अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 288। यानी Na और Cl ने आपस में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, तो Na हो गया और Cl हो गया। अब ये दोनों बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो ये बनेगा NaCl, Na+Cl- प्लस और माइनस है, तो इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको NaCl लिख के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम खाने का नमक भी बोलते हैं। Thus, it is also clear that ionic compounds like sodium chloride do not exist as discrete molecule। ये discrete molecule में exist नहीं करता, but indeed they are aggregates of oppositely charged particle। देखिए दोनों के अपोजिट चार्ज पार्टिकल आ गए, दोनों ने मिलके आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर लिया और एक नया कंपाउंड बना दिया। Now we can take another example of ionic bond formation। Formation of ionic bond can further be understood by taking an example। अब देखिए NaCl के अलावा यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम क्लोराइड, वेयर मैग्नीशियम इज द मेटल, जिसमें मैग्नीशियम क्या आपका मेटल है और क्लोरीन क्या है आपका नॉन मेटल है। तो देखिए Mg मैग्नीशियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 282, यानी K में 2, L में 8 और M में 2। अब ये क्या करेगा, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब इसकी आउटर मोस्ट शेल क्या बन जाएगी L, यानी सेकंड वाली 2 और 8, 2 इलेक्ट्रॉन देता है और इस पर क्या चार्ज दे देगा Mg+2। ऐसे क्लोरीन 287, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं। ये हमने NaCl में भी देखा था, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये क्या बन जाएगा 288। अब देखिए यहां पर Mg के 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए जो उसको डोनेट करना है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया है। अब 2 फालतू इलेक्ट्रॉन है किसके पास, मैग्नीशियम के पास, ये वो 2 फालतू वाले इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन ये रहे। अब क्या करे, अगर मैग्नीशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन को दे दे और 1 क्लोरीन इस वाले क्लोरीन को दे दे तो भी MgCl कंपाउंड बना लेगा। तो ये क्या बनेगा, Mg और क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, एक Cl ये रहा और एक Cl ये रहा, तो ये बन जाएगा MgCl2। एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को दे दिया और एक Cl इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया। Thus compounds form in this manner by transfer of electrons from a metal to a non-metal। तो इस वजह से इस तरीके से मेटल नॉन मेटल फॉर्म करके एक नया कंपाउंड क्रिएट कर लेते हैं। नाउ टॉक अबाउट इट्स प्रॉपर्टी। अब आयनिक कंपाउंड्स जो बनते हैं आयनिक फॉर्मेशन से, मेटल नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से जो आयनिक फॉर्मेशन बनता है, आयनिक फॉर्मेशन बनता है और आयनिक फॉर्मेशन से नया आयनिक कंपाउंड बनता है। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फिजिकल नेचर। Ionic compounds are crystalline solids because of strong force of attraction। ये आयनिक जो कंपाउंड होते हैं बहुत क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि एक आयनिक बॉन्ड है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, है ना। क्योंकि आयनिक कंपाउंड बनेगा तो उसमें एक प्लस का रहेगा और एक माइनस का रहेगा, ठीक है। तो प्लस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले आयंस मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं, तो प्लस और नेगेटिव चार्ज क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला बॉन्ड रहता है। दीज आर जनरली ब्रिटल में जिसको थोड़ा सा आप फोर्स या प्रेशर लगाओगे तो वो क्रश हो जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी चूर हो जाता है, उसे बोलते हैं ब्रिटल। एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जो मैंने अभी बात बोली कि प्रेशर अप्लाई करते ही ब्रेक हो जाता है इजीली, उसे वो इसलिए जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये ब्रिटल नेचर के होते हैं। सेकंड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दीज कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट एज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। अब देखिए आयनिक कंपाउंड है, मतलब इन आयनिक कंपाउंड के जो एलिमेंट्स हैं, मेटल नॉन मेटल्स वाले जो एलिमेंट्स हैं, इनके बीच में हमें ये तो पता पड़ गया कि जो आयनिक फॉर्मेशन हुआ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला बॉन्ड है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि इजीली ब्रेकअप हो जाए। अब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है आयनिक कंपाउंड के बीच में, तो इसको मेल्ट करने के लिए या इसका बॉयल करने के लिए हमको ज्यादा हीटअप करना पड़ेगा, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, वो बहुत ज्यादा हाई होता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने पे ही ये ब्रेक होता है इजीली। सॉल्युबिलिटी। थर्ड, सॉल्युबिलिटी। दीज कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर।
polar, that is polar solvent and insoluble in organic solvent, that is non polar solvent। ये जो कंपाउंड्स होते हैं आपके आयनिक कंपाउंड, ये वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, और वाटर क्या आपका पोलर सॉल्वेंट, यानी एक तरीके का यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर आपका, एंड इनसॉल्युबल एंड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो आयनिक कंपाउंड्स है ये इनसॉल्युबल होते हैं। अब इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं नॉन पोलर, वो होते हैं केरोसिन, बेंजीन, ईथर, पेट्रोल, ये सब क्या है, ये आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इसके अंदर आयनिक कंपाउंड डज नॉट डिसॉल्व, इनमें डिसॉल्व नहीं होगा। एंड इट हेल्प इन सेपरेशन ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन फॉर देयर आयनिक, एज वाटर इज पोलर इन नेचर, इट हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन फ्रॉम देयर आयनिक कंपाउंड। जैसे कि वाटर क्या है आपका पोलर नेचर का है, तो ये सेपरेशन में भी काम आता है, आयनिक कंपाउंड के जो चार्ज का सेपरेशन होता है उसमें भी वाटर काम आता है। फोर्थ और लास्ट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। The conduction of electricity through a solution involves movement of charge particle। देखिए इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी कहाँ किस चीज पर डिपेंड करती है, वो करती है चार्ज के मूवमेंट पे। कहीं चार्ज फ्लो हुआ तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली फ्लो होगी, वो चीज कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग। आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो आयनिक कंपाउंड होता है या जिसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं, ये गुड कंडक्टिविटी शो करता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इधर इन मॉल्टेन फॉर्म और इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। बट एक कंडीशन है, ये कब इलेक्ट्रिसिटी शो करेगा एज ए गुड कंडक्टर, कब बिहेव करेगा, कि जब या तो ये किस फॉर्म में हो, या तो ये मोल्टेन फॉर्म में हो, किसी का पिघला हुए फॉर्म में हो, या फिर एक्वस सॉल्यूशन हो, है ना। अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयन। देखिए आयनिक कंपाउंड का जो सॉल्यूशन होता है उसमें वाटर उसमें आयंस होते हैं विच मूव टू द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। देखिए इस बात को ध्यान समझिए कि वाटर में किसी भी आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसमें क्या होंगे, उसमें जैसे अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हमने पढ़ा होगा, या हम देखते हैं अगर इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो जैसे चार्ज नेगेटिव चार्ज एनोड में जाता है और पॉजिटिव चार्ज कैथोड में जाता है, सेम उसी तरह यहां पर क्या होता है, जो अपोजिटली चार्ज है वो इलेक्ट्रोड पे मूव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास करते हैं। इन मॉल्टेन फॉर्म द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन बिकम्स लेस ड्यू टू हीट। और जैसे हीटअप होता है तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मॉल्टेन फॉर्म की बात हो रही है, वहां पर क्या होता है, वो फोर्स कम हो जाता है, किसके कारण, हीट के कारण। दिस इज द रीजन ड्यू टू विच आयन मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और यही कारण है कि जो आयन है वो इजिली फ्रीली मूव कर सकते हैं, और जैसे फ्रीली मूव करा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो होना ही है या कंडक्टिविटी शो करना ही है। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म, बट मॉल्टेन फॉर्म या एक्वस फॉर्म की बात हुई है, नॉन मेटल ये आयनिक कंपाउंड मॉल्टेन फॉर्म या एक्वस फॉर्म में ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेंगे, सॉलिड फॉर्म में ये दे डू नॉट शो इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे फॉर बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। क्योंकि सॉलिड जो होता है फॉर्म वो एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है और इस वजह से उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण वो आयंस के कारण वो इलेक्ट्रिक की कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। थैंक यू।